तो 7,40,867 है दोस्तों पूरे गांव, जो किसानी पर आधारित है। और हमारा जो देश की, हमारे जो भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी दोस्तों कृषि पर ही डिपेंड करता है। जितना हमारा खेती बाड़ी अच्छी होगी, हमारा जमीन मजबूत होगी, उतने ही हमारा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए इसको अच्छा से समझना है। और दोस्तों जितना भी लोग हैं यहाँ पर, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो दोस्तों, अन्न फल ही उपभोग करता है तो सबको जरूरत पड़ता है। और यदि हमारा अन्न यदि स्वादिष्ट, पौष्टिक, न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहेगा दोस्तों, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए सबको, जो खेती करता है उसको भी और जो खेती नहीं करता है उसको भी पूरा इस मिशन पर सहयोग देकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो आइए खेतीबाड़ी की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कोई भी चीज पहले से मालूम होगा तो भी वो आगे बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। कोई भी जितना भी इस इंडस्ट्री पर आगे बढ़ा है, पहले जीरो था, इसके पहले कुछ नहीं आता था, इसके पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी नहीं आता, कैसे जूम अटेंड करना है वो भी नहीं आता था। तो क्योंकि कोई भी चीज होता है बार बार उसको सुनकर समझकर जब उसको एक एक्शन में लेते हैं उसको खुद, तब जाकर वो दोस्तों वो सरल हो जाता है ना। तो आप भी, आप खेती करते हो तो भी, आप खेती नहीं करते हो तो भी, यहाँ पर पर डे अलग अलग लीडर के माध्यम से जबरदस्त ट्रेनिंग जानकारी दी जाती है। उसको यदि आप नोट बना लेते हो, नोटबुक बना लेते हो और उसको यदि स्टडी करते हो तो 100% दोस्तों आप किसानों के पास जाकर अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि कुछ टेक्निकल जानकारी होती है तो उस टेक्निकल जानकारी को आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आइए, इस खेतीबाड़ी में दोस्तों जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होते हैं। यदि हमारे मिट्टी में, हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में यदि जीवाणु है तभी जाकर हम अच्छा से फसल ले सकते हैं। और यदि जीवाणु नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो दोस्तों उसको ऊसर मिट्टी कहते हैं, ऊसर जमीन बोलते हैं, बंजर जमीन बोलते हैं उसको। कोई भी किसान भाई कोई भी खाद डालता है, कोई भी न्यूट्रिशन डालता है, तो दोस्तों डायरेक्ट हमारा प्लांट, हमारा पौधा नहीं लेते है उसको, वो पहले जीवाणु उसको उपयोग करता है, फिर जाकर वो जीवाणु के माध्यम से हमारे पौधा तक, हमारे फसल तक पहुंचते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है और किसान भाई को इसको बताना है। इसलिए आपका जो मिट्टी है उसमें जीवाणु होना बहुत जरूरी है। यदि जीवाणु नहीं है तो दोस्तों आप जो भी खाद डालेंगे मिट्टी में धरा का धरा रह जाएगा। और आज जीवाणु की बात करूं, इसको मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, WHO का रिपोर्ट है अभी 1 ग्राम मिट्टी में, मात्र 1 ग्राम मिट्टी, चुटकी भर की जो मिट्टी होते हैं ना, उसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया का वास होता है। एक उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहा हूं। और आज दोस्तों जो घटकर आज मात्र और मात्र 1 करोड़ से कम हो गए, मतलब 90% हमारा जीवाणु खत्म हो चुके हैं हमारे मिट्टी से। अब बताओ, आपका जो खाद डाल रहे हो और आपके फसल तक जो पहुंचाने वाले जो चीज है बीज का, है ना, वही खत्म हो गए तो आप कुछ भी डालो दोस्तों आपको फसल को मिलने वाला नहीं है, या बहुत कम मात्रा में मिलेगी। इसलिए मिट्टी में जीवाणु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, सेडोमिनास है, अजोट बैक्टीरिया है, फ्रैंकीवा है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। यदि एक एक बैक्टीरिया की बात करें तो 1-1 घंटा लग जाएंगे इतना। और इसकी बहुत ज्यादा प्रजातियां भी हैं, है ना, उसको हम साधारण आंखों से देख नहीं सकते, इतना महत्वपूर्ण है जीवाणु का। और जिस खेत में जीवाणु नहीं होते हैं उस खेत में कुछ भी नहीं होता, उसी मिट्टी को बंजर जमीन बोलते हैं, कुछ घास भी नहीं उगते हैं। और पहले दोस्तों आज से 40 से 50 साल, 60 साल पहले हमारे दादा परदादा लोग जो खेती करते थे वो गोबर खाद के माध्यम से करते थे दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना, ये गोबर खाद है। गोबर खाद के माध्यम से
खेती करते थे। उस समय कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं हुआ करता था, तो गोबर खाद अपने खेत में पाला करते थे और उसमें बहुत सारा जीवाणु होते थे। इसी जीवाणु के माध्यम से बहुत अच्छा उत्पादन लिया करते थे और उस जो फसल लेते थे उसमें हर चीज का होता था दोस्तों, हर प्रकार का न्यूट्रिशन हुआ करता था। इस तरह उस समय के जो लोग होते थे दोस्तों, उसका जो उम्र होते थे 100 साल 120 साल हुआ करते थे। हमारे जो दादा परदादा का जो उम्र हुआ करता था 100 से 120 साल हुआ करते थे। लेकिन 50 से 60 साल के बाद वही धरती है, वही मिट्टी है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही पानी है। लेकिन दोस्तों आज हमारा जो उम्र घटकर कामन 60 से 65 साल हो गए हैं। मतलब 50 से 60 साल में हमारा उम्र 50% माइनस हो गए, घट गए। आप सोच सकते हो, है ना। तो इसी चीज को किसान भाइयों के पास जाकर 1 to 1 के माध्यम से, एक किसान चौपाल के माध्यम से उसको जागृत करना। अभी किसान भाई के मन में ये सोच है कि हम बिना रासायनिक फर्टिलाइजर के बिना खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% दोस्तों कर सकते हैं। अभी उसका विकल्प आ चुका है। और इस मिट्टी में इस गोबर खाद जब हम डालते थे तो उस समय दोस्तों ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर केचुआ हुआ करता था, और केचुआ मिट्टी का बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा मित्र है। इस जमीन का, इस धरती का मेन मालिक यही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, केचुआ, है ना। ये क्या करता है, नीचे ये आराम नहीं करते है दोस्तों, नीचे आता है ऊपर आता है, नीचे आता है ऊपर आता है। जिस रास्ता से ऊपर आता है दूसरी रास्ता से नीचे जाते थे। ऐसे 101 से 2 फीट पूरा नीचे ऊपर हुआ करता है। तो उसमें क्या होता है, एक छिद्र बन जाता है, और छिद्र बनता है तो उसमें ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाता है दोस्तों, हमारे मिट्टी उपजाऊ होते हैं। जैसे हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार हमारे मिट्टी को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पौधों को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके माध्यम से दोस्तों हमारे मिट्टी उपजाऊ हुआ करता था। लेकिन आज ये देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो भोजन की जो बात करता हूँ, ये जो केचुआ है इसका भोजन की जो बात करता हूँ दोस्तों, एक दिन में एक केचुआ 10 ग्राम भोजन करता है। इसमें 8 ग्राम उस खेत की मिट्टी को खाता है और 2 ग्राम सेंद्रीय पदार्थ खाता है। ये सेंद्रीय पदार्थ क्या चीज होता है, जैसे हम कोई भी फसल लेते हैं ना, कोई भी फसल, तो उसको फसल को काटने के बाद जो अवशेष बच जाता है, जो उसकी डालियां हैं, पत्तियां, जो अवशेष बचता है, वही नेक्स्ट फसल में दोस्तों सड़कर गलकर एक खाद बन जाता है। उसी चीज को एक सेंद्रीय पदार्थ बोलते हैं। तो वो चीज को खाता है 2 ग्राम। इस तरह 10 ग्राम खाद खाता है तो दोस्तों 10 ग्राम केचुआ खाद देता है ना। तो बात करते हैं कि एक एकड़ में दोस्तों 43,000 स्क्वायर फीट होता है। कितना होता है, 43,000 स्क्वायर फीट। तो हम 3,000 को उस खेत की मेड़ पार के लिए छोड़ देते हैं, एक गणित के लिए 40,000 स्क्वायर फीट मान लेते हैं प्रति एकड़। और प्रति एकड़ 40,000 स्क्वायर फीट में यदि हम जैविक खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो दोस्तों 1 स्क्वायर फीट में मात्र और मात्र यदि एक केचुआ पनपता है, एक केचुआ यदि होता है, तो 40,000 स्क्वायर फीट में 40,000 केचुआ रहेंगे दोस्तों। और एक दिन में यदि 10 ग्राम खाद देता है केचुआ खाद, तो 40,000 गुणि 10 ग्राम कर लो, 4 लाख ग्राम होगा एक दिन में। 4 लाख ग्राम मतलब 400 केजी, 400 कुंटल। और 400 कुंटल मतलब 4 कुंटल होता है दोस्तों, है ना। और 1 कुंटल की बात करूं तो अभी मार्केट में 10 रुपये चल रहा है केचुआ खाद की कीमत, 10 रुपये से भी ज्यादा है। तो दोस्तों 1 कुंटल का 10 रुपए, तो 4 कुंटल का कितना होता है, 4 कुंटल का होता है दोस्तों 4,000 रुपए। 4,000 रुपए प्रतिदिन आपको देने वाला है ये केचुआ के माध्यम से। तो आपको 100 से 120 दिन की खेती होता है। तो इसमें दोस्तों एक सीजन में सिर्फ 100 दिन के खेती में 1 एकड़ में इस केचुआ के माध्यम से 4 लाख रुपए का केचुआ खाद किसान भाई को फ्री में मिलने वाला है। यदि ऑर्गेनिक पद्धति से यदि खेती करते हैं, जैविक पद्धति से यदि खेती करते हैं, तो प्रति एकड़ 4 लाख रुपए, वो भी एक सीजन में। और यहाँ पर दोस्तों 2 सीजन होता है, रबी फसल और खरीफ फसल।
तो आप प्रति एकड़ 8 लाख रुपए का केचुआ खाद फ्री में एक किसान भाइयों को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज हम जाने अनजाने कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, तो इस किसान भाइयों को विशेष रूप से इसको विस्तार से बताएंगे। 100% दोस्तों वो हमारे बात को सुनेंगे, समझेंगे। और सन 1968 में जब हरित क्रांति आया तो उस समय का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, भारत की जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कुछ उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर का यहाँ पर लाया गया है भारत में, और एकड़ में मात्र 5 किलो 7 किलो के हिसाब से बोला गया था। लेकिन जब किसान भाइयों को रिजल्ट मिला तो बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों 20 किलो 30 किलो 50 किलो, 1 बोरी 2 बोरी, आज 5 बोरी 10 बोरी भी डाल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जितना भी रासायनिक खाद फर्टिलाइजर जब डाले तो जो हमारे खेत में जो केचुआ था, जो जुआरू था, वो धीरे 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 दोस्तों वो आज लुप्त होते गए। और वही जो केचुआ है अपने अनुरूप अपने अनुकूल मौसम या वातावरण ना पाते हुए दोस्तों जमीन के अंदर 2 से 3 मीटर में जाकर समाधिग्रस्त हो चुके हैं, है ना। जैसी जो हम रासायनिक खाद डालते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, नींदनाशक डालते हैं, जो खरपतवार। पहले हमारे दादा परदादा लोग उस खरपतवार को हाथ से निदाई करते थे, उसको हाथ से निदाई कर बाहर फेंकते थे। लेकिन अब खरपतवार नाशक डालते हैं, तो खरपतवार जब मरते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जो भी अन्न है, जो भी हमारे फल है, उस पर तो भी पड़ेगा, हमारी मिट्टी पर तो भी पड़ेगा। तो दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे जमीन तीव्र गति से बंजर की ओर जा रहे हैं, और इसको हमको रोकना है, क्योंकि धरती हमारा माता है, और हमारा माता का सेवा करना दोस्तों सिर्फ हम एक किसान का बस फर्ज नहीं, सभी लोगों का एक फर्ज है। हमको उसके विचार को बदलना है, उसकी भावना को बदलना है। और जो कीटनाशक जो डाल रहे हैं दोस्तों, इतना ज्यादा मात्रा में कीटनाशक डाल रहे हैं, क्योंकि जमीन जब कमजोर हो गए हैं तो कीट रोग बहुत ज्यादा मात्रा में पनप रहे हैं। तो यदि यही स्थिति रहा आगे चलकर दोस्तों 10 से 15 साल आने वाले हमारे जो नए पीढ़ी होंगे, वो दोस्तों अन्न उगा नहीं पाएंगे, और आने वाले समय बहुत ज्यादा समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। तो अभी समझने का समय, अभी वक्त है दोस्तों। अभी हम किसान भाइयों के पास जाकर अच्छे से इसको समझा सकते हैं। और कोई भी चीज जब प्रॉब्लम में आता है, कोई भी चीज जब हम बीमार पड़ते हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट वो आदमी आईसीयू में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट वो आईसीयू में नहीं जाते। बहुत बड़ा कैंसर उसको शुरुआत में नहीं होता, उसका पहले प्रारंभिक लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जो धरती माता है, जो बंजर की ओर अग्रसर है, उसका कुछ लक्षण है। उसका लक्षण क्या है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। आज जमीन जो बंजर की ओर जा रहे हैं, उसका ये लक्षण है दोस्तों, मिट्टी आज हार्ड हो चुकी है, आज धीरे धीरे कठोर होते जा रहे हैं। दूसरा, मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से आज उपजाऊपन धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। और किसान भाइयों की जो खेत में जो जल धारण क्षमता है बहुत कम हो गए दोस्तों। एक फसल को पहले पकने के लिए 1 से 2 पानी पहले जरूरत पड़ता था, लेकिन आज हर 15 दिन में पानी देना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी हार्ड हो चुके हैं, अंदर पानी जाते नहीं है और ऊपर वाष्पीकृत हो जाते हैं, या एक खेत से दूसरे खेत में बह जाते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी हार्ड हो चुकी है। तो बार बार किसान भाई को पानी का जरूरत पड़ रहा है। और चौथा, फसल में दोस्तों बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी माँ ही यदि बीमार है तो उसकी जो संतान है, उसका जिसमें जो हम फसल ले रहे हैं वो भी बीमार होगा। तो इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से हमारे फसल में तरह तरह का बीमारी आ रहा है दोस्तों। और उस फसल में जब हम दवा डाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट रूप से उसी चीज को तो हम ले रहे हैं ना। जैसे जो भी हम फसल में डाल रहे हैं तो उसका जो जहर है, उसका जो पायजन है, उस फसल में भी आएगा, उस अनाज में भी आएगा, उस फल में भी आएगा। और उसको कौन खाता है? इंसान ही खाता है। तो इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में आ रहे हैं। और दोस्तों आज जो रासायनिक फर्टिलाइजर जो किसान भाई डाल रहे हैं, तो वो जो दानादार जो झाइम डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मिलावटी हो रहा है दोस्तों। उसके नए नए खरपतवार
आ रहे हैं। आज जो किसानी करते हैं उसको अच्छी तरीके से मालूम है, जो जिसके खेत में कभी उस तरह का खरपतवार नहीं हुआ करता था, आज वो खेत में देखने को मिलता है। वो कहाँ से आते हैं? ये DAP के माध्यम से आता है। और इसके बाद इसका जो परिणाम जो आ रहा है वो क्या हो रहा है? आज जो जमीन है वो बंजर की ओर अग्रसर हो रहा है दोस्तों। और किसान भाई का लागत बढ़ जाने की वजह से आज उपकर्ज में डूब रहा है दोस्तों। कई किसान भाई इतना ज्यादा लागत आते हैं, उसके अपेक्षा में उत्पादन नहीं आने की वजह से आज कई किसान भाई कई जगह में आज फांसी के फंदा पर लटक रहे हैं। आप सोच सकते हो तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आने वाले हमारे देश में स्थिति क्या होगा, इसको समझना है। और दूसरा बात, जिस अन्न को जो किसान भाई जहर डालकर उगा रहे उसी चीज को तो हम ले रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में भी दोस्तों तरह तरह का बीमारी आ रहे हैं। और आज हॉस्पिटल में जाकर देखो, चाहे छोटे क्लिनिक हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, आज दोस्तों बेड नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा मेला लगा हुआ, इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, ये सिर्फ हमारे खाने पीने के कारण हो रहे हैं। दूसरा बात, आज सिर्फ इंसान के शरीर में ही बीमारी ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे वनस्पति में भी तरह तरह का बीमारी है। यदि उस बीमारी के लक्षण को यदि आप समझ गए और किसान भाई के पास यदि जाकर यदि उसको समझा पाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा आपको साइंटिस्ट मानेगा, और जो भी आप कहेंगे उस बात को वो मानने के लिए तैयार होगा। कुछ लक्षण मैं दिखा रहा हूं आपको। हमारे फसल में भी तरह तरह का बीमारी आ रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे टमाटर का फसल है, इसमें थ्रिप्स बीमारी लगा हुआ है। इस पत्ता में देखना, ऊपर की ओर जो पत्ता सिकुड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये थ्रिप्स का लक्षण। इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, उसके रस को चूस लेते हैं। जब रस को चूसते हैं तो पत्ता ऊपर की ओर सिकुड़ जाता है। और उसका समय पर यदि इलाज नहीं किया गया, समय पर यदि दवाई नहीं डाला गया, तो दोस्तों ये विराट रूप में बदल जाता है, जिसको हम वायरस बोलते हैं। ये पत्ता एकदम जीर्ण हो जाता है, फिर उस फसल को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, अन्यथा आसपास के जो हमारे जो पौधा होते हैं उसको भी ग्रसित कर देता है। ये वायरस का लक्षण है। ये माइट का लक्षण है दोस्तों, जस्ट अपोजिट। इसके जो पत्ता है जस्ट उल्टा नीचे की ओर सिकुड़ा हुआ है, ये देख सकते हो। ये माइट होता है, मकड़ी होता है, इसके अंदर जो पत्ता के अंदर मकड़ी होते हैं, अंडे होते हैं, जब खोलकर देखते हैं तो इस तरह से ये माइट का लक्षण है। ये हमारे जमीन खराब होने की वजह से ये तरह तरह का बीमारी देखने को मिल रहा है। ये फंगस का टेक है दोस्तों। पत्ता में देखना जलन जैसे पूरा दागी धब्बा लगा हुआ है, अदरक में, गन्ना में, टमाटर में, हर तरह के धान में। ये जीवाणु जन्य झुलसा रोग है। पत्ती में देखना, जो किसान भाई खेती करते हैं वो समझ जाते हैं, ये जीवाणु जन्य है, जीवाणु जिसको झुलसा बीमारी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया जन्य रोग है। पत्ती में देखना धब्बा धब्बा दानेदार होते हैं, टमाटर में भी होते हैं, नींबू में भी होते हैं, बहुत सारे फसल में होते हैं जो फल लगते हैं उसमें, अमरूद में भी होते हैं। ये बैक्टीरिया जनिक रोग है। ये सित झुलसा बीमारी है, धान में इस तरह का होता है सित झुलसा। ये ब्लास्ट बीमारी है। ब्लास्ट बीमारी में दोस्तों धान निकलने के बाद अंदर में जो कीड़े होते हैं, जो गठान होते हैं, पोत होती है, उसके अंदर कीड़े होते हैं सफेद, वो काट देते हैं, फिर बालियां पूरा सूख जाते हैं और किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। ये जड़ गलन बीमारी शुरुआत में ही होते हैं। ये होते हैं कि मिट्टी के अंदर विषाणु होते हैं। ये विषाणु क्या करते हैं, ये पौधा की जो ये उसको चूस लेते हैं दोस्तों, उसको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलने देते हैं। ये जड़ गलन बीमारी है। तो हमारे शुरुआत में ही पौधा गलकर खत्म हो जाते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू है। पत्ते में एक पाउडर जैसे, सफेद पाउडर जैसे एक परत जम जाते हैं, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये विल्ट बीमारी है। बहुत खतरनाक रोग है। इसमें होता क्या है, मिट्टी के अंदर जब जीवाणु नहीं होते तो विषाणु पनप जाते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं जाते हैं वहां विषाणु पनप जाते हैं। और वो विषाणु क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जो जड़ दिख रहे हैं, देख रहे हो काला काला है ना, स्वस्थ पौधा की उसको उखाड़ कर देखना, उसके जो रूट होते हैं, उसके जो जड़ होते हैं व्हाइट कलर का होते हैं, सफेद होते हैं, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। और जिसमें ये उठा बीमारी लगता है, विल्ट लगता है, उसकी जो जड़ काला काला हो जाता है दोस्तों। और जब उसमें कार्बन आ जाता है तो सही तरीके से अंदर से न्यूट्रिशन अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से फसल सूख जाते हैं, है ना। और कभी कभी ये पूरा खेत में हो जाता है। किसान भाई जुताई
रासायनिक खाद, सब चीज मजदूरी पूरा लागत लगाए रहते हैं, और जब फसल काटने की बारी आते हैं तो पूरा फसल की पूरा खेत के खेत दोस्तों चौपट हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कितना दुख भरी बात है। और ये सिर्फ रासायनिक बढ़ती हुई रासायनिक फर्टिलाइजर और जमीन की खराब वजह से ये सब हो रहा है दोस्तों। तो ये जितने भी ये समस्या है, इस समस्या का मेन कारण क्या है? इन सभी समस्याओं का दोस्तों एक ही समाधान है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती। जब हम किसान भाई के पास जाते हैं तो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सामने नहीं रखना है, पूरे जो अभी समस्या चल रहा है उसको पहले सामने में रखना है, तब जाकर आपकी बात को अच्छी से सुनेंगे, अच्छी से समझेंगे दोस्तों। अब उसको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं। आप जितने भी प्रकार के जो अभी रियल घटना घट रहे हैं आप बता दिए, आप आपके बात को एक एक शब्द को वो ध्यान पूर्वक वो सुनेंगे। जैविक खेती और शुरुआत में कुछ उसको ऐसे भी ऑप्शन होना बताना है दोस्तों, स्लरी खाद बनाने का। यदि कोई भी किसान भाई यदि स्लरी खाद बनाने के बाद अपना जो प्रोडक्ट डालता है और बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। मैं साल्ट टाइम में बता दे तो स्लरी खाद कैसे बनाते हैं। प्रति एकड़ की डोज बता रहा हूं मैं। एक एकड़ में जो देसी गाय होते हैं जो बाहर घूमने जाता है, एक गांव में अक्सर होते हैं दोस्तों जो बाहर घूमने जाते हैं, जिसके यादव द्वारा, राउत द्वारा उसको चराया जाता है, ऐसे देसी गाय का जो गोबर खाद होता है, 1 एकड़ का डोज बता रहा हूं, यदि उसको यदि डाल दिया तो दोस्तों 3 से 4 ट्राली गोबर खाद का काम करता है ना। वो कैसे? 200 लीटर का एक ड्रम, उसमें आधा मतलब 100 लीटर पानी लेना है और उसमें 20 केजी देसी गाय का गोबर घोलकर उसमें डालना है, और उसी देसी गाय का अपना जो 5 लीटर गौमूत्र है उस पर डालना है, 2 लीटर बेसन डालना है, 2 किलो पुराने गुड़ डालना है देसी, 2 किलो छाछ डालना है या दही डालना है, और 2 किलो जो पुराना पीपल के पेड़ या जो अपना बरगद का पेड़ होते हैं उसके नीचे का 2 किलो मिट्टी डालना है, और उसको डालकर दोस्तों 10 से 15 दिन तक पूरा उसको पकाना है, छाया में रखना है, और हर 24 घंटे में डंडा से इसको हिलाते रहना है। तो 10 से 15 दिन में एक स्लरी खाद जबरदस्त खाद बन जाएगा, जीवाणु से भरा, और उसको बाल्टी से लेकर उसमें और पानी मिलाकर आप दोस्तों 1 लीटर के डब्बा में खेत में जैसे हम यूरिया डीएपी डालते हैं ना, वैसे उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपका जो जमीन खराब हो चुका है या जो फसल मरने का जो शिकायत है बहुत जल्दी उस दोस्तों सुधर जाएंगे। और दूसरा विकल्प हमारा ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का है, इसको हम डाल सकते हैं। तो जब उस खाद को बताओगे तो दोस्तों आपकी हर बात को वो सुनेंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं गए हैं, आप उसकी समस्या का समाधान करने के लिए गए हैं, उसको ये लगेंगे। तो आपको एक एक वर्ड और दोस्तों 1 किसान 10 किसान को बुलाकर आपकी बात को समझेंगे और एक दूसरे को बताएंगे। तो हमारा ई-बायोटोरियम कंपनी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो हमारे जमीन खराब हो रहा है उसको बचाने के लिए ये प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कौन सी प्रोडक्ट है इसको जानते हैं। ये